बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, उच्च जाति के विकास के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया। आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उच्च जाति के विकास के लिए यह आयोग का गठन कर दिया गया है। बिहार चुनाव से पहले देखिए ये बड़ा कदम जो है बिहार सरकार की तरफ से उठाया गया। नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया जिसमें उच्च जाति के विकास के लिए आयोग का गठन। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और ये देखिए ये जो अधिसूचना जारी की गई है वो भी हम आपको उसकी एक प्रति जो है वो दिखा रहे हैं। इसमें इस आयोग का जो गठन किया गया है। और प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और ये बड़ा फैसला किस सोच के साथ लिया गया, उच्च जाति के विकास के लिए लिया गया, क्या कुछ फैसले के पीछे रहा, वो सबसे पहले बताइएगा। देखिए, उच्च जातियों के लिए आयोग पहले से ही बिहार में था। बीच में कार्यकाल पूरा होने की वजह से ये गया था, नए सिरे से इसका पुनर्गठन किया गया है। और देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील रहे हैं जिसमें सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी, विकास की मुख्यधारा में सबको आने का अवसर मिल सके। उस दिशा में सामान्य जातियों को जिस तरह से ईडब्ल्यूएस का फायदा दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, बिहार ने उसको तुरंत अमली जामा पहनाया, तो निसंदेह ये एक बड़ा कदम है। और इससे जो सामान्य जातियों के बीच शैक्षणिक, आर्थिक और उनकी जो बाकी तरह की जो सामाजिक सशक्तिकरण की जो चुनौतियां हैं, उनको लेकर आयोग की जो भूमिका है वो उसके अनुरूप कार्य करेगी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए आपने यहाँ पर कहा कि पहले से ही ऐसा आयोग जो है वो था, पुनर्गठन किया गया। आपसे कि पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ कमी थी, ये लग रहा था कि ये कमी है, इसको अब दोबारा से ला करके पुनर्गठन करना है? पहले से ये आयोग कार्यरत था बिहार में। आयोग जब विघटित हुआ, कार्यकाल सभी सदस्यों का पूरा होने के बाद आयोग जब विघटित हुआ, उसके बाद नए सिरे से इसे पुनर्गठित पुनः किया। जी, ऐसे में आप जो समाज की बात कर रहे हैं कि देखिए नए समाज और एक स्वस्थ समाज की बात राजीव जी आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ना कि क्यों सिर्फ उच्च आयोग, उच्च जाति के आयोग उनके लिए बनाया गया है? सबके लिए होना चाहिए। खड़े करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि बिहार में अति पिछड़ी जातियों के लिए भी आयोग है, पिछड़ी जातियों के लिए भी आयोग है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आयोग भी कार्यरत है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आयोग काम कर रहे हैं। वैसी स्थिति में सामान्य जातियों को भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। इसी दृष्टि से इस आयोग का गठन पूर्व में किया गया था और नए सिरे से इसको फिर से पुनर्गठित किया गया। जी राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आशीष सिन्हा है, लीगल एडिटर हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आशीष, ओवर टू यू। राजीव जी, आपने कहा कि पहले भी एक आयोग बना था जिसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो क्या वो जो रिपोर्ट थी, क्या वो रिपोर्ट पूरी हो पाई थी या फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर ये जो 3 सालों का जो कार्यकाल दिया गया है, जो नया आयोग बनाया गया है, वो उस पर काम करेगा? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये आयोग जो है उसका बेसिकली काम क्या होगा? क्या आने वाले समय में मान के चले कि स्वर्ण जातियों के लिए भी आरक्षण की जो सुविधा है, अगर वो मुख्य धारा से पीछे हैं तो मिल सकती है? नहीं, तो ईडब्ल्यूएस तो दिया ही गया है ना, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े उच्च जातियों के लोग, वो केवल 10% है राजीव रंजन जी। हाँ, क्या उसके दायरे को बढ़ाया जाएगा? मेरा सवाल बेसिकली यही है। नहीं, आपका सवाल जो भी हो, लेकिन भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस को जिस समय 10% का आरक्षण दिया, बिहार सरकार ने उसको तुरंत अमली जामा पहनाया। और दरअसल ईडब्ल्यूएस के फैसले के पहले से बिहार में सवर्ण आयोग पहले से कार्यरत था। तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जातीय सर्वे के जरिए भी जो आंकड़े आए, उन आंकड़ों के आधार पर ये पहचान की गई कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों की संख्या कितनी है, उनके लिए क्या कुछ किया जाना है। तो आयोग आगे अपने क्षेत्राधिकार और उनको कैसे क्रियान्वित करना है उस पर बातें की। राजीव जी, तो आने वाले समय में मान के चले कि रिजर्वेशन वगैरह भी मिलेगा ईडब्ल्यूएस के अलावा? ईडब्ल्यूएस में मिला ही है ना। देखिए, किसी भी सवाल का जवाब आपको मैंने दे दिया है।
ईडब्ल्यूएस का अर्थ रिजर्वेशन ही है ना। नहीं, दायरा 10% का दायरा बढ़ेगा। अभी इन सवालों पर अभी बात करने की स्थिति नहीं है। अभी तो आयोग की अधिसूचना निर्गत हुई है, आयोग की बैठक होगी, बैठक में जो सामने की चुनौतियां हैं उस पर विचार होगा। यानी कुल मिलाकर कहे राजीव रंजन जी, तो इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है ना कि दायरे को बढ़ाया जाएगा। नहीं, आप अपने सवालों को मेरी जुबान में मत डालिए। मैंने कहा जो फैसले हुए हैं उसके आधार पर हम लोग क्रियान्वयन का काम करेंगे। धन्यवाद। आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, राजीव जी से संपर्क टूट गया है और ऐसे में देखिए वो सीधे तौर पर ये कहते हुए कि अभी बैठकों का दौर भी इसको लेकर के चलेगा और लगातार हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से सवालों का जवाब देते हुए और कई बातों से बचते हुए जो है वो राजीव रंजन जी नजर भी आए और देखिए यहाँ पर कि ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया। विघटन हो गया था, विघटन के बाद दोबारा से इसको फिर से लाया गया है, आयोग बनाया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति जो है बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलेगी और उथल पुथल की स्थिति भी रहेगी और विपक्ष के लिए एक मुद्दा खासतौर से ये रहेगा। देखिए किरण, जो सवाल इंडिया डेली ने राजीव रंजन जी से पूछा वो सवाल बिल्कुल साफ था कि क्या 10% का जो कैप है उसे बढ़ाया जाएगा। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मांग ये उठ रही है कि जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है जातिगत जनगणना के आधार पर उसका कैप 50% से बढ़ाया जाए। तो जब ये 50% का कैप बढ़ाया जाएगा तो उसमें जनरल कैटेगरी को राहत नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मेरा सवाल ये था कि जब अगर ये पता चलता है कि जनरल कैटेगरी मुख्य धारा से कहीं ज्यादा पीछे है तो क्या उस कैप को बढ़ाया जाएगा? क्या ईडब्ल्यूएस का जो कैप है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो कैप है, उसके अलावा अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया जाएगा क्या? जैसे हम दूसरे मामलों में देख रहे हैं, चाहे पिछड़ा में देख रहे हैं, अति पिछड़ा में देख रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में देख रहे हैं, तो क्या उसको और हमारे साथ आशीष आपको हम रोक रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, देखिए जिस तरह से ये उच्च जाति के विकास के लिए आयोग का दोबारा से ये गठन किया गया है, ऐसे में इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले इसको लेकर के प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। एक कहावत है, क्या बरसा जब कृषि सुखा दी। अब अंतिम समय है, 2 महीना बच गए हैं आचार संहिता लगने में। तो इस बेवकूफ किसको बना रहे? इस आयोग का अगर आपने बनाया है तो इसके रपट आना, इस पर काम करना और पहले जो आयोग में जिन लोगों ने काम किया उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में सरकार ने पीपुल डोमेन में कोई बात की ही नहीं है। उन संस्थाओं के संदर्भ में कोई उस पर विचार किया या यह जाने कि जो लोग हाशिए पर हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उन जातियों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कोई कार्य योजना बनाई? ये तो बना था पहले ही, जब पहले से बना हुआ आयोग है। नहीं तो सर, कार्यकाल खत्म हो गया था ना सर, दोबारा से ये बना। इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू एक्चुअली। इतना दिन से क्या कर रहे थे हम? 2020 से पहले से ये भंग है, तो भाई आखिर कर क्या रहे थे? नहीं तो शक्ति जी, आप जो समय पे सवाल उठा रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार चुनाव को लेकर के ये फैसला है? ये टोटली सब पॉलिटिकल एक्शन है ड्यू टू कमिंग इलेक्शन 2025। ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आयोग का गठन कर देना, उद्ध्वस्त कर देना, बना देना, अब तो आदमी मरने वक्त में दिखता है कि कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब तिथि निर्धारण होती है ना तो उसमें कोई दवा काम नहीं करता है। जी, तो सवाल वही है। जी बिल्कुल सर, हम आपके पास वापस लौटे हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जी भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नीरज जी, देखिए यहाँ पर शक्ति जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि समय यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो पॉइंट आउट हो रहा है कि समय पहले था तो आपने फिर से नहीं बनाया आयोग को, अब आप ऐसे समय में बना रहे हैं जब चुनाव नजदीक है, तो चुनाव में आप फायदा लेने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी विपक्ष के हमारे सारे नेता फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। विपक्ष के नेताओं को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ा संयम से काम लें। देश विजयी हो रहा है और केंद्र सरकार, मोदी जी बिहार पर मेहरबान हो रहे हैं। बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और आयोग बनने से निश्चित रूप से जो आयोग बनना है उसका काम सुचारू रूप से चलेगा। अल्पसंख्यक आयोग है तो अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए यह बहुप्रतीक्षित था, इसको किया गया है। इसके लिए जो भी सदस्य बने हैं सबको बधाई के पात्र हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब सब इसमें बधाई के पात्र हैं कि उनके आदेश से ये हुआ है। एक नियमित चीज है जो कि होना था
और इन लोगों ने तो मिलकर के देश को लूटा था ना, जंगल राज थोप दिया था। नहीं, लेकिन नीरज जी, होना था तो एक समय भी तो मैटर करता है, पहले ही होना था, विघटन हुए काफी समय हो गया, अब हो रहा है। और देखिए आशीष जी, मेरे लीगल एडिटर जो है लगातार वो भी जुड़े हुए, वो भी पूछ रहे थे कि क्या इसमें जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के कुछ चेंजेस हो गए। देखिए उच्च जाति की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही थी। किरण, नीरज जी से बेहद सीधा सा सवाल है, क्या 10% का जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है क्या वो बढ़ाया जाएगा? अगर इस रिपोर्ट में आता है कि सामान्य वर्ग जो है वो काफी पिछड़ा चल रहा है मुख्य धारा से, तो क्या? नीरज जी देखिए, पहले अभी मोदी जी ने घोषणा किया है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे। जातिगत जनगणना के साथ वहाँ आर्थिक सर्वे भी होगा। ये बात का भविष्य की नीति है कि उसके बाद इस पर क्या किया जाएगा। अभी इस पर नहीं कहा जा सकता कि इससे आरक्षण बढ़ने घटने का कोई मतलब है। जैसे है आरक्षण की रक्षा करना, आरक्षण की सुरक्षा करना भाजपा का कर्तव्य है, और भाजपा के रहते आरक्षण को कोई छेड़छाड़ अभी नहीं कर सकता, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पहले जातिगत जनगणना हो जाने दीजिए, आर्थिक सर्वे पूरे देश में हो जाने दीजिए, फिर ये चर्चा के विषय बनेगा। ये लंबे समय के बाद की बात है, अभी इस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। जी शक्ति सर, आपके पास देखिए, नीरज सर ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि खलबली है विपक्ष में, जैसे ही ये आयोग बना वैसे खलबली मच गई। अच्छा बताइए, आयोग का निर्माण पहले हुआ तब खलबली नहीं मची, आयोग की रपट आज तक नहीं आई तब खलबलियां नहीं मची। जब ऑलरेडी आयोग जब विफंग हो गया था, काम नहीं कर रहा था बिहार के अंदर में, तब भी कोई हड़बड़ियां नहीं थी। अब सवाल है कि अंतिम क्षण में एक हिंदू रीति रिवाज में है कि जब तुलसी दल मुख में पड़ता है और उस समय अगर कोई अलग से जीवन का एक मार्ग ढूंढता है तो उसका ये निर्णय है। और मैं तो कह रहा हूँ कि पिछड़े वर्ग के आयोग अगर पिछड़े वर्ग के आयोग की रपटों को अभी तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अभी वो प्रभावी नहीं हो पाया है बाबत भी, तो सवाल उठता है कुछ वर्गों के लिए आयोग के गठन का फिर फलाफल क्या होगा। इसलिए मैं शुरू में ही कहा क्या बरसा। नहीं तो आपको क्यों लग रहा है कि इसका फलाफल नहीं होगा, मतलब इसमें कोई फल नहीं निकलेगा? आपको क्या नाराजगी इस बात से या इस बात से लग रहा है कि उच्च जाति के लिए आयोग बन क्यों रहा है, यानी कि दोबारा से क्यों बना? जो हो गया हो गया। आप तो ऐसी बात बोल रही हैं, आप एंकर हैं। जब पहले आयोग बना था, आयोगों का फलाफल क्या आया था? आयोग बनता है रिकमेंडेशन के लिए, तो क्या शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक हालातों का अवलोकन करके वो प्रतियां वो रपटे सरकार को दिया गया? क्या ने सरकार या फिर आयोग ने पीपुल डोमेन में डाली इन बातों को? सवाल यहाँ है, आप चले जाते हैं कहाँ उच्च वर्गों के खिलाफ, आपकी मानसिकता आप लोगों की समझ में नहीं आती। नहीं शक्ति जी देखिए मानसिकता नहीं, आपके सवाल, हमारा सवाल है कि क्या आपको किस बात से, आयोग बनने से आपको थोड़ा सा नाराजगी हो रही है, या आप विरोध कर रहे हैं, या फिर इससे कि उच्च आयोग के लिए उच्च जाति के आयोग बना है? नहीं, आपने फिर गलतफहमी की शिकार। तो ये सिर्फ सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप हमको सिखाएंगे क्या? जितना दिन से आप एंकरिंग करते हैं, मैं 20 साल से प्रवक्तागिरी करता हूँ। मैं कह रहा हूँ बार बार आपको, हमने कहा आयोग बनने पर सवाल नहीं है, आयोग को अपने अस्तित्व में उस समय लाया जब सरकार अंतिम चरण में चल रही है। हम वो सवाल है टाइम, हम कहाँ आयोग अगर रिकमेंडेशन करके शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का आकलन करके उस पर, ठीक है, तो समय को लेकर के सवाल है, समय को लेकर के आपका सवाल है कि ऐसे समय में क्यों लाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति जी पूरी बातचीत यहाँ पर करने के लिए। नीरज जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ लगातार आशीष जो है वो जुड़े हुए। आशीष देखिए, जो सवाल सीधे तौर पर ये पूछा गया कि क्या आपको उच्च जाति के आयोग बनने से नाराजगी हो रही है या आप विरोध उसका कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए शक्ति जी नजर आए। मतलब आरजेडी में कहीं ना कहीं और विपक्ष में खलबली है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है वो खिसक भी सकता है। देखिए, जो अगर हम अपर कास्ट की बात करें तो ये ज्यादातर जो वोट बैंक है वो, अगर हम बिहार के हालिया चुनाव की बात करें तो वो एनडीए का वोट बैंक है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो पिछला आयोग बना था उसकी रिपोर्ट, यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता इस सवाल को उठा रहे थे शक्ति सिंह, कि उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और यही सवाल मैंने राजीव रंजन जी से भी लिया था कि अमूनन ये होता है कि जब कोई आयोग अपना टेन्योर खत्म करने से पहले, मतलब टेन्योर खत्म होने से पहले अपनी रिपोर्ट को तैयार नहीं कर पाता, तो वो अपनी रिपोर्ट जितनी बनी होती है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, या फिर जब दूसरा आयोग बनता है तो जो पुरानी रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करता है। तो ये एक सवाल रहेगा कि पुरानी रिपोर्ट का क्या हुआ। जो दूसरा मेरा सवाल था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, कि अगर आने वाले समय में ये बात साफ होती है, क्लियर होती है कि जो जनरल कैटेगरी है वो मुख्य धारा से